अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे यूनिवर्स में वो कौन सी एक चीज है जिसे हम मेजर नहीं कर सकते हैं, तो आप में से बहुत सारे लोगों का आंसर यूनिवर्स का साइज होगा। अगर आपका आंसर यही है तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम कभी भी यूनिवर्स के साइज को मेजर नहीं कर सके हैं, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि हमारे यूनिवर्स के साइज से भी ज्यादा मिस्टीरियस थिंग हमारे यूनिवर्स में मौजूद है, तो क्या आप बिलीव करेंगे? नीचे कमेंट करके हमें बताएं। आप और यहाँ तक कि हमारे यूनिवर्स में एलियंस भी मौजूद हैं, तो वो भी यूनिवर्स में ना तो वो प्रेजेंट में देख सकते हैं और ना ही फ्यूचर में। हम हमेशा पास्ट के बारे में ही जानते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पर स्पेस पे साइंस काम कर रही है। यूनिवर्स में जो भी प्लैनेट्स, स्टार्स या फिर गैलेक्सीज हम टेलीस्कोप के जरिए देख सकते हैं, वो हमेशा पास्ट में ही नजर आती हैं। हर टेलीस्कोप हमेशा हमें टाइम टेबल तक ही ले जाती है, मगर हम हर बार अपना फ्यूचर प्रेजेंट में ही देखना चाह रहे होते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? आखिर हम हर बार पास्ट में ही क्यों रहते हैं? हर टेलीस्कोप हमें पास्ट में ही क्यों लेकर जाती है? और नासा का न्यू टेलीस्कोप यानी कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इतना ज्यादा एडवांस और खास क्यों है? हालांकि ये टेलीस्कोप भी हमें पास्ट में ही लेकर जाएगा, लेकिन इसके जरिए जो यूनिवर्स हमें नजर आ रही है वो बिल्कुल डिफरेंट क्यों होगी? तो चलिए आज की वीडियो में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के साथ यूनिवर्स की जर्नी को जाते हैं। ये टेबल आपके सोच को हिला के रख देगा। 25 दिसंबर 2021 वो दिन था जब नासा ने इस टेलीस्कोप को लॉन्च किया था। पिछले 25 सालों से इस टेलीस्कोप पर कंटिन्यूअसली काम हो रहा था। अब ये टेलीस्कोप अर्थ से 15 लाख किलोमीटर दूर जाकर वहाँ से पहली इमेज अर्थ पर भेजेगा। ये सफर जितना आसान लग रहा है, इतना आसान नहीं है। यहाँ पर एक सवाल आता है, आखिर ये टेलीस्कोप इतना ज्यादा खास क्यों है? जब स्पेस में पहले से ही हबल टेलीस्कोप है, तो फिर हमें इस टेलीस्कोप की नीड क्यों पड़ी? क्या ये टेलीस्कोप हबल से भी दूर जाकर यूनिवर्स को देख सकेगा? और क्या ये टेलीस्कोप बिग बैंग के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे सकेगा? इन क्वेश्चंस के आंसर जानने से पहले हमें ये जानना है कि आखिर एक टेलीस्कोप काम कैसे करता है और किस इंस्ट्रूमेंट की वजह से ये सिर्फ यूनिवर्स में बस पास में ही देख सकता है। यूनिवर्स में किसी भी सोलर सिस्टम, प्लैनेट या स्टार को देखने के लिए टेलीस्कोप की जरूरत पड़ती है। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर लेंस या मिरर लगे होते हैं। ये लेंस किसी भी ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट करके इसकी इमेज लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में दो मिरर्स हैं, प्राइमरी मिरर और सेकेंडरी मिरर। लाइट जैसे ही प्राइमरी मिरर से होकर सेकेंडरी मिरर से गुजरते हुए प्राइमरी मिरर पर बने एक होल में जाती है, तो इस होल में साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, जहाँ से लाइट एक खास पॉइंट पर जाती है, जिसकी वजह से एक हाई रेजोल्यूशन इमेज बनती है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के साथ साथ हबल स्पेस टेलीस्कोप भी इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, आखिर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप कितनी दूर तक देख सकता है? तो हम आपको बता दें, ये इसके प्राइमरी मिरर पर डिपेंड करता है। अगर आप एक सिंपल टेलीस्कोप से यूनिवर्स को देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा दूर आप सैटर्न तक ही देख पाएंगे, लेकिन स्पेस और अर्थ में लगे हुए टेलीस्कोप सिंपल टेलीस्कोप के मुकाबले बहुत ही ज्यादा दूर आने वाली लाइट की वजह से इस ऑब्जेक्ट की हाई क्वालिटी वाली इमेज कैप्चर करते हैं। और ये टेलीस्कोप इस बात का भी पता लगाते हैं कि ये ऑब्जेक्ट अर्थ से कितनी दूर मौजूद है। 1990 में लॉन्च किए गए हबल टेलीस्कोप में 2.4 डायमीटर का मिरर लगा हुआ है। इस मिरर की हेल्प से हबल ने हजारों गैलेक्सीज की क्लियर इमेज ली है। लेकिन अगर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के मिरर की बात की जाए तो इसका मिरर हबल के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा बड़ा है। इसकी वजह से ये टेलीस्कोप हबल के मुकाबले ज्यादा दूर से आने वाली वेव को डिटेक्ट करके इमेज ले सकता है। 6161 किलोग्राम भारी इस टेलीस्कोप को यूरोपियन रॉकेट एरियन 5 से लॉन्च किया गया था। लॉन्च होने के 3 मिनट बाद ये टेलीस्कोप रॉकेट से अलग हो गया और इसने अपने सोलर एरेस डिप्लॉय किए थे, जिसकी वजह से टेलीस्कोप को पावर मिली और इसने काम करना शुरू कर दिया। लॉन्च होने के 3 दिन बाद जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अपनी सनशील्ड पैलेट डिप्लॉय की। इस पैलेट की हेल्प से जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में लगे सनशील्ड बाद में डिप्लॉय हो गए और फिर इसे सन की रेडिएशन और हीट से प्रोटेक्ट करेंगे। लॉन्च होने के 4 दिन बाद इस टेलीस्कोप में लगे टॉवर इसमें से लगे मिरर को थोड़ा ऊंचा करते हैं, जिसकी वजह से ये अपनी परफेक्ट हाइट में पहुंच जाता है। नेक्स्ट डे इसकी सनशील्ड पर लगे फैलप डिप्लॉय होते हैं। इसकी हेल्प से जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप सनशील्ड पर पड़ने वाली सन की प्रेशर को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से यह टेलीस्कोप स्टेबल होकर आगे बढ़ रहा है। इसी दिन टेलीस्कोप की शील्ड भी डिप्लॉय होने लगेगी। 6th और 7th डे तक डिप्लॉय होती रहती है। अपने मिशन के 10वें दिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अपने मिरर को भी डिप्लॉय कर लेता है। इसके बाद 13वें दिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के प्राइमरी मिरर डिप्लॉय होते हैं। अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप कंप्लीट ओपन हो चुका है। अब ये अपने ऑर्बिट की तरफ जा रहा है। यहाँ पर हम आपको बता दें, सन की हीट और रेडिएशन से बचने के लिए अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर ये L2 पॉइंट पर ही ऑर्बिट करेगा। यह टेलीस्कोप सन को इस तरह ऑर्बिट करेगा कि इस पर हमेशा अर्थ
की ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस रहेगी। अर्थ और सन की ग्रेविटी की वजह से यह टेलीस्कोप कम फ्यूल और थ्रस्टर से अपने ऑर्बिट में घूमता रहेगा। अर्थ से इतनी दूर यह टेलीस्कोप अपने न्यूट्रल फील्ड से ही काम करेगा। बस यही वजह है साइंटिस्टों ने इसे L2 पॉइंट पर ही रखा है। पर आखिर L2 पर ही क्यों? इसके आगे भी L3 और L4, L5 भी हैं। लेकिन रियलिटी में तो ये है कि अगर ये L2 से आगे जाता है तो इससे एस्टेरॉइड से टकराने का खतरा ज्यादा होता चला जाएगा। और नासा तो बिल्कुल ये नहीं चाहेगा कि इनके सालों की मेहनत, रिसर्च, एक्सपेरिमेंट के बिना पर यह टेलीस्कोप यूं ही डिस्ट्रॉय हो जाए। और अगर ये टेलीस्कोप डिस्ट्रॉय हो जाता है तो नासा को $10 बिलियन का नुकसान भी होगा। इसी वजह से इस L2 को स्टेबल ऑर्बिट माना जाता है और L2 पर यह टेलीस्कोप अर्थ की रेडिएशन और अर्थ के पार्टिकल से भी बचा रहेगा। लॉन्च के 30वें दिन को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप L2 पर पहुंचकर सन को ऑर्बिट करने लगेगा। पहले मंथ ये अपने इंस्ट्रूमेंट को कूल डाउन करने के साथ साथ इन्हें ऑन भी करेगा। यहाँ पर हम आपको बता दें, स्पेस वैक्यूम की वजह से स्पेस में बहुत ठंड होती है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बहुत ही सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को इस ठंड और सन की गर्मी का सामना करना पड़ेगा। इसकी जो साइड सन की तरफ होगी वो बहुत ही ज्यादा गर्म होगी और जो साइड सन से अपोजिट होगी वो इतनी ज्यादा ठंडी होगी कि वहाँ पर आप नाइट्रोजन गैस को लिक्विड में बदल सकते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को इस टेम्परेचर से बचाने के लिए सनशील्ड लगाई गई है, जिसकी वजह से ये टेलीस्कोप अपने मिरर्स को गर्म होने से बड़ी आसानी से बचा सकता है। इस शील्ड को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये हीट को रिफ्लेक्ट करके इस टेलीस्कोप को ठंडा करके रखता है ताकि इसके इंस्ट्रूमेंट अच्छे से काम कर पाए। -220 डिग्री पर इसके मिरर्स और इंस्ट्रूमेंट स्पेस में काम करते हैं। इसके बाद नासा इसके प्राइमरी मिरर और सेकेंडरी मिरर की मूवमेंट को वेरीफाई करेगा और फिर ये टेलीस्कोप L2 पर अपनी ट्रेजेक्टरी को बदलेगा। फिर इसके बाद इसी पॉइंट से अपना ऑर्बिट स्टार्ट करेगा। यहाँ पर हम आपको बता दें, मिशन के फॉर्मेट बाद नासा इसके सारे इंस्ट्रूमेंट चेक करेगी और फिर इसे ब्राइट स्टार की तरफ लॉक करेगी। टेलीस्कोप किसी भी स्टार या प्लैनेट को इसी तरह ऑब्जर्व करती है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इसी स्टार के हेल्प से अपने सभी मिरर्स को अलाइन और कैलिब्रेट करने के बाद सोलर सिस्टम में घूमने वाले एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, मून और प्लैनेट को ऑब्जर्व करेगा। इन सब को ऑब्जर्व करने के बाद ये टेलीस्कोप 6 मंथ के बाद हमें यूनिवर्स की फर्स्ट इमेज भेजेगा। इस मिशन के 6 मंथ बाद आपको बहुत ही शानदार इमेजेस देखने को मिलेंगी। ये इमेज हबल से ली गई इमेजेस से ज्यादा क्लियर होंगी। ये टेलीस्कोप इन गैलेक्सी को भी ऑब्जर्व करेगा जिनकी लाइट बहुत ही कम हो गई थी। इंफ्रारेड वेवलेंथ पर काम करने वाला ये टेलीस्कोप इन ब्लैक होल्स, गैलेक्सीज और स्टार को देख सकता है जिन्हें कॉस्मिक डस्ट ने घेरा हुआ है। यूनिवर्स में ऐसे हजारों नेबुलास हैं जो अपने अंदर गैस को समा लेते हैं। इन गैसेस की वजह से इनके अंदर बन रहे न्यू स्टार और प्लैनेट्स को हम विजिबल लाइट में नहीं देख सकते हैं। इसीलिए ये टेलीस्कोप इंफ्रारेड पर काम करेगा जिसकी वजह से हम न्यू स्टार को भी देख सकेंगे। यहाँ पर एक सवाल आता है, इंफ्रारेड सेंसर तो हबल टेलीस्कोप में भी हैं जो बैंड गैलेक्सीज को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। हबल टेलीस्कोप से हमने यूनिवर्स की सबसे पुरानी गैलेक्सी G1Z11 की लाइट को भी डिटेक्ट किया था। जब हबल टेलीस्कोप इतनी दूर तक सब कुछ देख सकता है तो फिर हमें जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की जरूरत क्यों पड़ी? तो हम आपको बता दें, आप जितना ज्यादा दूर देखना चाहेंगे आपको इतना ही बड़ा टेलीस्कोप चाहिए होगा और इसके साथ साथ इंफ्रारेड सेंसर की भी जरूरत होगी ताकि दूर से आने वाली रेड शिफ्टिंग वेवलेंथ को डिटेक्ट किया जा सके। ये टेलीस्कोप हमें बिग बैंग के 10 करोड़ साल बाद की मिस्ट्री के बारे में भी बताएगा और हम यूनिवर्स को और भी डिटेल से स्टडी कर पाएंगे। यहाँ पर हम गैलेक्सीज की फॉर्मेशन को भी देख सकेंगे और ये भी देखेंगे क्या एक गैलेक्सी एक ब्लैक होल की वजह से ही अपनी शेप बनाती है या फिर कोई और वजह है जिसकी वजह से ये गैलेक्सीज हमें यूनिवर्स में अलग अलग शेप में दिखाई देती हैं। आइए अब बात करते हैं आखिर क्यों हम किसी भी टेलीस्कोप से हमेशा पास में ही क्यों देखते हैं। तो हम आपको बता दें, ये लाइट की स्पीड पर डिपेंड करता है जो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। इससे ज्यादा स्पीड अभी तक नहीं मिली है। बस यही वजह है कि हम और हमारे टेलीस्कोप हर चीज को पास में ही देखते हैं। यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है, क्या हम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से किसी एक्सोप्लैनेट को देख सकते हैं, यानी कि एक ऐसा प्लैनेट जहाँ पे लाइफ की पॉसिबिलिटी हाई रेट पे हो। एक्सोप्लैनेट को देखना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि किसी स्टार के मुकाबले में एक्सोप्लैनेट बहुत छोटा होता है और इसके पास कोई लाइट भी नहीं होती है, जिसकी वजह से एक्सोप्लैनेट को ऑब्जर्व करना बहुत ही मुश्किल होता है। इन्हें सिर्फ स्टार की मूवमेंट या फिर ट्रांजिट मेथड की जरिए ही ढूंढा जा सकता है। यहाँ पर हम आपको बता दें, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप केपलर टेलीस्कोप से भी ज्यादा एडवांस तरीके से एक्सोप्लैनेट को ढूंढ सकेगा, लेकिन साइंटिस्ट इसे सिर्फ गैलेक्सीज, ब्लैक होल्स और स्टार को ही स्टडी करने पर फोकस कर रहे हैं और साथ ही नेबुला को भी। अपने 10 साल के सफर में ये टेलीस्कोप हमें यूनिवर्स के इन सीक्रेट्स, इन डार्क मिस्ट्रीज को सोल्व करने में हेल्प करेगा जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। जिस तरह हबल ने एस्ट्रोनॉमी को पॉपुलर किया है,
उसी तरह जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप साइंस की पूरी दुनिया को बदल कर रख देगा। इसके जरिए हम इन चीजों को भी देख सकेंगे जिन्हें हम सोच भी नहीं सकते हैं। $10 बिलियन का ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हमें 14 अरब साल की यूनिवर्स को 1 घंटे में ही समझा देगा।